हेलो एवरीवन, अभी हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल का चैप्टर इन्वेंटरी, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4 का अनसॉल्व 3। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 3,75,000 ऑन 31st March 2020। यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है और ये नेट प्रॉफिट कैसे आया है, 31 मार्च 2020 का स्टॉक लेने के बाद आया है। नेट प्रॉफिट निकालने के बाद हमको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसमें क्या बोला गया है, सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द स्क्रूटनी ऑफ बुक्स। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? स्क्रूटनी का मतलब होता है कि भैया हम लोगों ने पूरा नेट प्रॉफिट सब बना दिया, पीएनएल बना दिया, और उसके बाद जब चेकिंग की गई तो हम लोगों को डिस्क्रिपेंसीज फाउंड हुई, हम लोगों को प्रॉब्लम्स फाउंड हुई है, इसलिए हम लोग फिर से एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे मैं एक फॉर्मेट बनाई हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। मेरे पास गिवन क्या है, नेट प्रॉफिट गिवन है। सी द नेट प्रॉफिट टू बी रिटर्न इन द क्रेडिट साइड। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना गिवन है, 3,75,000। अभी देखो हम लोग वो सारे आइटम्स यहाँ पे लेंगे जो हमने पहले नहीं लिए थे, और वो सारे आइटम्स को हम लोग रिवर्स करेंगे जो हमने गलती से ले लिए थे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे नेट प्रॉफिट 3,75,000 नहीं है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट है आपका 6 लाख। ठीक है, तो आपका नेट प्रॉफिट ऑफ हनुमान कितना है, 6 लाख रुपीज़ है। क्लोजिंग स्टॉक 3,75,000 था। अभी हम लोग एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे और हम लोग इसको नेट प्रॉफिट में इफ़ेक्ट देते जाएंगे, राइट। पॉइंट नंबर 1, परचेज फॉर द ईयर इंक्लूडेड 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर दी शॉप। इसका मतलब हम लोगों ने परचेज़ जो किया था, देखो अभी परचेज़ गुड्स का होता है, मगर यहाँ पे क्या बोल रहा है, परचेज़ में इंक्लूडेड है 15,000 रुपये दुकान की न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स। अब मुझे बताओ आप लोग, परचेज़ हम लोग कहाँ लेते हैं, डेबिट, मगर डेबिट 15,000 से गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि परचेज़ में हम लोग गुड्स लेते हैं, यहाँ पर हम लोग परचेज़ में इलेक्ट्रिक फिटिंग्स के भी आइटम ले लिए हैं। तो उसको रिवर्स करने के लिए मैं क्या करूँगी, क्रेडिट, क्योंकि परचेज़ डेबिट होता है तो वहाँ पे रिवर्स करने के लिए मैं क्या करूँगी, क्रेडिट, दैट इज़ न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स। परचेज़ ऑफ न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स कितना है, 15,000। क्लियर। नेक्स्ट आइटम, Hanuman gave away goods valued ₹40,000 as free sample for which no entry was made in the books of account। हनुमान ने अपने दुकान से 40,000 के गुड्स फ्री में बांटे हैं, फ्री सैम्पल में बांटे हैं, मगर उसकी एंट्री की है क्या, अभी तक नहीं की है। तो देखो, अगर मैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल है तो मैं कहाँ मेरी जर्नल एंट्री क्या बनती है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। सो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, तो एडवर्टीजमेंट को मैं डेबिट साइड लिखूँगी, कितना, 40,000, और ये मेरा गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं फ्री में, तो गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। अभी आप लोग बोलोगे कि मैम गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल तो आपका ट्रेडिंग में जाता है, मगर आप पीएनएल में क्यों डाल रहे हैं? तो आप लोग एक चीज़ सुन लो, ये पीएनएल अकाउंट मेरे पास नेट प्रॉफिट गिवन है, ये यहाँ पर मैं सिर्फ वही चीज़ें ले रही हूँ जो मैंने पहले नहीं ली थी, तो ये मर्ज हो जाएगा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल का मर्ज बन रहा है। मर्ज जो मिस्टेक थी वो हम लोग डाल रहे हैं। तो अगर मैं ट्रेडिंग और पीएनएल को मर्ज कर देती हूँ तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट होगा, जो मैंने यहाँ पे डेबिट साइड लिखी हूँ, और गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल क्या होगा, क्रेडिट। थर्ड एडजस्टमेंट है
invoices for goods amounting to 2,50,000 have been entered on the 27th of March 2020, but the goods were not included in the stock. देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, इन्वॉइसेस का मतलब परचेज भी हो सकता है, इन्वॉइसेस का मतलब सेल भी हो सकता है। तो हमको सेंटेंस को देख के पहचानना पड़ता है। देखो इन्वॉइसेस से अगर मैं स्टार्टिंग वाला वर्ड पढ़ती हूँ तो मुझे तो समझ नहीं रहा कि परचेज है कि सेल है, मगर जब आप लास्ट वर्डिंग्स पढ़ रहे हैं, उसने बोला है गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। मैंने इन्वॉइस तो की हूँ मगर मैंने उसको स्टॉक में ऐड नहीं की हूँ। इसका मतलब मैंने ख़रीदी हूँ और मैंने इसको ऐड नहीं की हूँ, यानी कि मैंने परचेज़ की हूँ 27 मार्च को और उसको मैंने एंटर्ड भी कर दी हूँ 27 मार्च को, मगर मैंने स्टॉक में ली हूँ क्या, उसको नहीं ली हूँ। तो मुझे स्टॉक में लेना पड़ेगा। स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक, तो मैं इसको ऐड कर दूंगी, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक आपका कहाँ आता है, क्रेडिट साइड आता है। ठीक है, बाय स्टॉक परचेज नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। कितना का अमाउंट है, देखिए एंट्री में 2,50,000। Next, adjustment number 4. In March 2020, goods of rupees 2 lakh sold and delivered were taken in the sale for April 2020. अभी देखो मार्च 2020 में मैंने गुड्स तो बेच दी हूँ। देखो मेरा ईयर एंड कब हो रहा है, मार्च 2020। मैंने 2 लाख के गुड्स बेच भी दी हूँ, डिलीवर्ड भी कर दी हूँ, मगर वो मैंने अप्रैल का सेल्स मानी हूँ। तो अभी इसका क्या करना चाहिए हमको, आप देखेंगे सेल तो 2 लाख का है और वो भी कौन से मंथ का है, मार्च का, तो वो हमारे ईयर में आना चाहिए। इन्होंने गलती से अप्रैल के सेल में डाल दिया, यानी नेक्स्ट ईयर डाल दिया, मगर क्या मुझे इस साल डालना चाहिए, द आंसर इज़ येस। तो मैं इस साल डालने के लिए सेल को क्या करूँगी, क्रेडिट। बाय सेल रॉन्गली इंक्लूडेड इन अप्रैल। आप बोलोगे मैम आपने इसको रिवर्स क्यों नहीं किया, आपका सेकेंड थॉट यही आएगा। देखो रिवर्स तब करेंगे जब मैंने मार्च 2020 के पहले गलती की हूँ। इन्होंने क्या किया है, 2 लाख के गुड्स जो मैंने बेची हूँ तो मार्च 2020 में डाले ही नहीं हैं, इन्होंने नेक्स्ट ईयर डाले हैं। तो मुझे नेक्स्ट ईयर को कुछ थोड़ा नहीं करना है, मेरे को अपने इस साल के नेट प्रॉफिट को चेंज करना है। नेक्स्ट देखेंगे, गुड्स कॉस्टिंग 75,000 were sent on sale or return in March 2020 at a margin of profit on 33 1/3% on cost। देखो गुड्स कितने रुपए के हैं, 75,000 रुपये के हैं, जो मैंने बेची हूँ। किस तरीके से बेची हूँ, सेल्स और रिटर्न बेसिस मार्च में, यानी कि वो सेल भी हो सकता है। अगर कस्टमर ने ड्यू डेट के पहले वापस नहीं दिया तो उसको सेल माना जाएगा, और अगर कस्टमर ने ड्यू डेट के पहले क्या माना जाएगा, रिटर्न। ये गुड्स सेल्स और रिटर्न में है, बीच में है। अभी तक मुझे क्या सेल्स हो गया, ये अप्रूवल मिल चुका है क्या, नहीं। सो एडजस्टमेंट नंबर 5 का इफ़ेक्ट कैसे करेंगे हम लोग, देखिए जब भी हम लोग सेल और रिटर्न बेसिस करते हैं तो 75,000 की गुड्स मैंने सेल मान ली थी। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, इसका अप्रूवल हमको कब मिला है, अप्रैल 2020 में मिला है, एंड दीज वर टेकन एज सेल फॉर मार्च 2020। जबकि ये सेल, देखो अब मैंने गुड्स तो मार्च में भेजी हूँ, है ना, मगर मार्च तक मुझे अप्रूवल मिला क्या, नहीं मिला। इसका मतलब मेरा इस साल का सेल हुआ क्या, नहीं हुआ। तो मेरे को सेल मैंने ले ली थी, सेल को हटाने के लिए मैं रिवर्स करूँगी। सेल हम लोग ऐसे क्या करते हैं, क्रेडिट। अभी सेल को हटाने के लिए मैं क्या करूँगी, डेबिट। टू सेल सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस।
अभी आप देखेंगे मेरे पास 75,000 कॉस्ट के गुड्स हैं, जिसमें मैं प्रॉफिट ऐड की थी तो वो भी रिवर्स करना पड़ेगा। प्रॉफिट कितना बोल रहा है? 33 1/3% ऑन कॉस्ट। अभी देखो, अगर हम लोगों ने 33 1/3% ऑन कॉस्ट लिया तो हम लोग 25% ऑन सेल ले सकते हैं, मगर मेरे पास सेल है नहीं, तो मेरे को 75,000 का 33 1/3 निकालना पड़ेगा। तो मैं अभी कैलकुलेटर निकाल रही हूँ। कैलकुलेटर में आप लोग देखेंगे कि 75,000 इंटू 33.333333%। तो आपका देखो प्रॉफिट पार्ट कितना आ गया? 24,999 प्लस 99, यानी कि आपका प्रॉफिट पार्ट कितना आ गया? 25,000 का प्रॉफिट पार्ट आ गया। यानी कि जब आपने सेल्स और रिटर्न के लिए भेजे थे तो आपने 1 लाख के गुड्स सेल्स के लिए भेजे थे, जो मार्च तक हमको अप्रूवल नहीं मिला, इसलिए मैं उसको रिवर्स एंट्री कर रही हूँ। और जब अगर मुझे अप्रूवल नहीं मिलता है मार्च एंड में, तो इस 75,000 गुड्स को मेरे को स्टॉक में कंसिडर करना पड़ता है। तो मैं क्रेडिट साइड बाय स्टॉक मान लूँगी इसको, जो सेल्स और रिटर्न बेसिस पे है, मगर स्टॉक को हमेशा मुझे कॉस्ट प्राइस पे लेना है। तो अगर आप देखोगे सेल कितने का था? 1 लाख, ठीक है, और कॉस्ट कितने का था? 75,000। तो 75,000 से मैं इसको क्या मान लूँगी? स्टॉक। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अभी ये बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए मेरा अभी एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? क्रेडिट के सारे टोटल को प्लस करेंगे। क्रेडिट का टोटल कितना है? 6 लाख प्लस 15,000 प्लस 40,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 75,000। तो उसमें से माइनस करेंगे डेबिट वाले। डेबिट में क्या क्या चीज़ें हैं? 40,000 माइनस 1 लाख। तो आपका एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कितना निकलेगा? 10,40,000 रुपीज़ का टोटल हो जाएगा 11,80,000 रुपये। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकालो। तो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कितना निकला? 10,40,000 रुपये। और हमको बोला गया है कि स्टॉक निकालो 31 मार्च के दिन। तो अगर आप स्टॉक के लिए पूछेंगे तो देखो 31 मार्च के दिन आपका ऑलरेडी जो पहली लाइन में स्टॉक गिवन था वो कितना था? 3,75,000 स्टॉक था, ठीक है। उसके बाद क्या ये वाला स्टॉक भी है, जो स्टॉक हमने परचेज़ में लिया था मगर स्टॉक में ऐड नहीं किया था, तो हम लोग एक ये वाला भी स्टॉक ले लेंगे। ऐड परचेज स्टॉक नॉट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, तो 2,50,000 का और स्टॉक हो जाएगा। एंड एक लास्ट ये भी स्टॉक है जो मैंने सेल्स और रिटर्न के टाइम पे रिवर्स की। तो स्टॉक ऑफ सेल्स और रिटर्न बेसिस 75,000। तो अगर आप टोटल देखेंगे तो हमारा टोटल कितना आ गया? 3,75,000 प्लस 2,50,000 प्लस 75। तो आपका टोटल स्टॉक कितना आ जाएगा 31 मार्च के दिन? सारे एडजस्टमेंट करने के बाद यह स्टॉक विल बी 7 लाख रुपीज़।